Welcome to all of you. Good morning, all. I'm audible. Presentation visible है सबको? Yes, Basant, Sonal, Pratiksha. I'm audible. Presentation visible है Yes, सबको? sir. Okay, okay. Yes, sir. Yes. I hope you mark the attendance in the chat box. आपको गूगल क्लास के नोटिफिकेशन आ जाएंगे जल्दी. 8:10 को सबको नोटिफिकेशन आ जाएंगे. So be alert on that time. सबको अटेंडेंस मार्क करनी है विद इन अ टाइम. आज स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्लास का. एक दो स्टूडेंट्स आज बढ़े हैं. हाँ, 3 स्टूडेंट्स बढ़े हैं. ठीक है. किरण, वेलकम किरण. So let us start with our topic. In the last lecture, we covered the topic that is a which schema? Snowflake schema. लास्ट लेक्चर में हमने स्नोफ्लेक स्कीमा को कंप्लीट किया था. उसके पहले स्टार स्कीमा कंप्लीट हुआ हमारा. दोनों में अगर मेजर डिफरेंस देखा जाए तो आपको पता चल गया है कि स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा में एग्जैक्टली क्या है, होता क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. दोनों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन एक ही डिफरेंस है उसके अंदर कि जो आप स्नोफ्लेक स्कीमा जब डिज़ाइन करते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रख के डिज़ाइन करना पड़ता है. कोई भी ऐसा डायमेंशन टेबल ना हो कि जो अननॉर्मलाइज्ड हो. सारे के सारे जो टेबल्स होते हैं, डायमेंशन टेबल्स आपके स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर, वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो. अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा और उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. तब जाके जो डिज़ाइन बनेगा, जो तब जाके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे स्नोफ्लेक स्कीमा. और एक स्पेशलिटी है कि इसमें एक चीज़ खास है कि जैसे कि स्टार स्कीमा में जितने डायमेंशंस होते थे उतने डायमेंशन टेबल्स बनते थे, लेकिन स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर ऐसा नहीं होगा. जितने डायमेंशन है उतने टेबल्स तो बनेंगे, लेकिन इसके अलावा भी ज़्यादा डायमेंशन टेबल्स बन सकते हैं. ऐसा क्यों होता है आपको पता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी डायमेंशन टेबल को नॉर्मलाइज करने की तो हम उसको डिकम्पोज करेंगे. डिकम्पोज करना है तो आपको टेबल्स बढ़ाना पड़ेगा. तो टेबल्स क्या होंगे, वहाँ पे डायमेंशन टेबल्स ज़्यादा हो जाएंगे. और बाकी सेम चीज़ है, इसके भी सेंटर में, उसके सेंटर में क्या होता है आपका फैक्ट. ये सिंगल एक ही फैक्ट टेबल होता है. एक ही फैक्ट टेबल होगा स्नोफ्लेक स्कीमा या फिर आपका स्टार स्कीमा कंसिडर करो. दोनों के अंदर फैक्ट टेबल कितने होंगे? देयर इज ओनली वन फैक्ट टेबल, एक ही होता है. एक ध्यान में रखना चाहिए. और सबसे बड़ा टेबल वही होता है, फैक्ट टेबल. और उसके अंदर क्या होती है, जो मेन डायमेंशन टेबल्स है आपके, उसकी कीज किसके अंदर स्टोर होती है? आपके फैक्ट टेबल के अंदर. जब वो फैक्ट टेबल में कीज आती है वो बन जाती है फॉरेन कीज. लेकिन इंडिविजुअली वो अपने खुद के टेबल में क्या है? प्राइमरी कीज है. ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको भी आसानी से आप लोगों के ध्यान में रह गए. अभी हमारा लास्ट जो स्कीमा है वो बचा है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी थी हमारी, जो कि स्नोफ्लेक स्कीमा के रह गई थी. तो आज पहले हम क्या करेंगे, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई थी उसको आज पहले कंप्लीट करते हैं. देन वी स्टार्ट द लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट जो स्कीमा है इसके अंदर का, उसको कंप्लीट करेंगे. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट डाउन द हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा. जिस तरह से हमने स्टार स्कीमा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसी तरह से हम किसकी देखने वाले हैं? स्नोफ्लेक स्कीमा की. सबको हेडिंग लिखना है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा. राइट डाउन द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. प्लीज राइट इट. द मेन बेनिफिट, द मेन बेनिफिट of the snowflake schema, the main benefit of the snowflake schema, it uses smaller disk space. It uses smaller disk space. Full stop.
देखो, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमें बताता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेन। इसका जो मेन बेनिफिट होगा ये बताया है पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, कि जो स्नोफ्लेक स्कीमा होता है इसमें जो स्पेस लगने वाली है डिस्क में, जो आपको डेटा स्टोर करना है, तो वो स्पेस क्या होती है जो लगने वाली है, तो उसको क्या करता है, स्मॉल स्मॉल डिस्क स्पेस में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, फिर सेव करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी डिकम्पोज द टेबल्स हियर। डायमेंशन टेबल को डिकम्पोज करते हैं, मतलब क्या है कि एक टेबल के दो और टेबल बना दिए, तो समझ वहां से क्या हो जाएगा, मतलब और दो टुकड़े हो गए उसके, तो डेफिनेटली वहां पे डिस्क स्पेस कैसा लगेगा, कम लग जाएगा, स्मॉलर डिस्क स्पेस बन जाएंगे इसके अंदर। ये इसका मेन बेनिफिट है, एक ही बड़ा डिस्क स्पेस इसको नहीं लगने वाला। रडन द सेकंड, easier to implement, easier to implement a dimension, a dimension, easier to implement a dimension, a dimension is added to the schema, a dimension is added to the schema। देखो, जो भी डायमेंशन यहाँ पे ऐड होते हैं, एक्स्ट्रा डायमेंशन या फिर टेबल्स, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना या फिर उसके लिए आपके डेटा वेयरहाउस के अंदर जगह तैयार करना, ये बहुत ही इजी होता है। पैटर्न द थर्ड, थर्ड कैरेक्टर बहुत ही समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ड्यू टू मल्टीपल टेबल्स, ड्यू टू मल्टीपल टेबल्स query performance is reduced, due to multiple tables query performance is reduced। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सही है। देखो यहाँ पे एक बात को आपको समझना है, स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर क्या हो रहा है कि एक टेबल को जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो उसको डिकम्पोज करके और एक ही टेबल के दूसरे और एक दो टेबल बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हमें उससे डेटा चाहिए उस टेबल में से, तो सिंगल टेबल से डेटा नहीं मिलने वाला, हमें मल्टीपल टेबल को फेच करके यूज करके डेटा को रिट्राइव करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्यूरी जो लिखनी पड़ती है वो ज्वाइन क्यूरी लिखनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, या फिर उसको आप क्या बोलेंगे, ज्वाइन मतलब क्यूरी के अंदर क्यूरी लिखनी पड़ेगी आपको। तो दैट वो क्यूरी क्या बन जा रही है आपकी, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूरी बन जा रही है। तो क्यूरी कैसी बनती है वहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। सिंगल एक ही टेबल पता है तो आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, सिलेक्ट पर्टिकुलर फ्रॉम दिस टेबल। तो ये क्यूरी बहुत ही सिंपल है, और इसका परफॉर्मेंस भी क्या मिलेगा आपको, फास्ट हो जाएगा। लेकिन जब मल्टीपल टेबल से आपको डेटा को फेच करने की बात आती है, रिट्राइव करना होता है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखनी पड़ती है। और डेफिनेटली जब आप कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखते हैं तो उसको परफॉर्मेंस भी क्या होता है, थोड़ा सा रेड्यूस हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यूरी है तो उसको इनर क्यूरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर बाद में आउटर क्यूरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर ज्वाइन को देखना पड़ेगा, ये टेबल में जाना पड़ेगा, वो टेबल में जाना पड़ेगा, और तब जाके डेटा आपको क्या मिलेगा, रिट्राइव करके मिल जाएगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है, सिंगल टेबल के साथ जब आप क्यूरी लिखते हुए और मल्टीपल टेबल के साथ जब लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादातर आपको मल्टीपल टेबल से आपको डेटा लेना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा जाएगा, आपका जो क्यूरी का परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, and write down the last one, fourth characteristics here. The primary challenge, the primary challenge that you will face, the primary challenge that you will face, that you will face while using the snowflake schema is, while using the snowflake schema is,
while using the snowflake schema is that you need to perform that you need to perform more maintenance that you need to perform more maintenance efforts that you need to perform more maintenance efforts more maintenance efforts because of the more lookup tables because of the more lookup tables because of the more lookup tables full stop देखो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लो दिखने में तो बड़ी है लेकिन इससे वेरी सिंपल तो जब आप स्नोफ्लेक्स स्कीमा की यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें एक ही चैलेंज है क्या चैलेंज है प्राइमरी चैलेंज बोला गया है उसको कि आपको इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है हाँ मेंटेनेंस जब करना है आपको तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं एज कम्पेयर टू योर स्टार स्कीमा में जितनी मेहनत लगती है मेंटेनेंस के लिए उससे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाली है ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर आपको इसके अंदर टेबल्स ज़्यादा होने के कारण आपको सब टेबल्स को देखना पड़ता है मोर लुकअप टेबल्स मतलब इसमें ज़्यादा टेबल्स होते हैं जिसको कि आपको देखना पड़ेगा लुकअप टेबल्स होते हैं तो इसकी वजह से क्या है इसको मेंटेनेंस में थोड़े से ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगेंगे डेफिनेटली आपको क्या है पहले तो स्टार सीमा का अगर एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पे 4 ही टेबल्स है तो 4 टेबल में देख लुकअप टेबल कितने थे 4 तो आपने इजीली उसको मेंटेन रख कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे टेबल की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई है संख्या बढ़ गई है यहाँ पे और 2 टेबल आ गए तो उसको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लेने पड़ेंगे उसको भी देखना है आपको तो ये क्या है प्राइमरी चैलेंज है आपके स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर ये कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपके स्नोफ्लेक स्कीमा की आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू अगर किसी को कोई डाउट है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर तो प्लीज टेल मी आर यू क्लियर और नॉट इन द चैट बॉक्स आई वांट एवरीवन्स कमेंट अगर आपके चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है यहाँ पे तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स देन वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक अदरवाइज वी डिस्कस मोर इट्स वेरी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कोई आपने पढ़ भी ली तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दिस I want everyone's comment here. Okay. In this way, here we complete the snowflake schema. Thank you very much for your comments. कमेंट्स किया करो जब मैं भी बोलता हूँ आपको क्योंकि क्या है जब क्लास में टीचिंग होती है क्लासरूम टीचिंग तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन या फिर आपने कुछ बता भी नहीं दिया तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से टीचर को थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं लेकिन यहाँ पे आपके चेहरे मेरे सामने है ही नहीं तो आप जो कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स ही मेरे लिए क्या है आपके फेसेस है आपने कमेंट कर दिया पर्सनली हर एक ने तो समझ में आता है कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं या फिर समझ में आ रहा है या फिर कुछ डिफिकल्टी है तो यहाँ पे मुझे इस तरह से मैं इसलिए आपको कमेंट्स बोलता हूँ आप जब भी आपको मैं बोलूँ आप कमेंट्स किया करो कोई टॉपिक कंप्लीट होने के बाद तो क्लास में नहीं बोलता कि सर आप बताओ मुझे क्लियर है ऐसा कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि जनरली पूछ भी सकता हूँ कि समझ में आया क्या सबके बस तो लेकिन आप हर एक को थोड़ी बोलते हैं कि उठ खड़े होकर बोलो मुझे क्लियर है सर ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका जो फेसेस होते हैं वो आपकी चीज़ बता देते हैं कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए एक ही मीडियम है यहाँ पे जो चैट बॉक्स नहीं तो चैट बॉक्स का यूज़ क्या हो रहा है सिर्फ प्रेजेंट सर के लिए यूज़ हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी हम कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उसके बारे में आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए जब भी मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो उसके आंसर्स भी आपने तुरंत देने चाहिए तो क्या होता है इससे क्या एक इंटरैक्टिव एक सेशन हो जाता है जैसे कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा है तो वहाँ पे मैम आपको बोलते होंगे हमेशा कि इंटरेक्शन होना चाहिए कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए सारी चीज़ें सिखाते हैं तो उसी तरह से क्या है कि हर एक लेक्चर हर एक क्लास जो होता है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए तो इससे आपको भी थोड़ा मज़ा आता है मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो मतलब कंजूसी नहीं करनी है ठीक है कमेंट करने के लिए और मैं ऐसा कोई लंबा चौड़ा कमेंट बोलता नहीं आपको करने को जस्ट क्लियर अनक्लियर
Okay, so let us continue with our next schema, that is called as the galaxy schema, or it is also called as the fact constellation schema. यहाँ पे दो नाम है लेकिन स्कीमा एक ही है, मतलब एक ही स्कीमा को दो अलग अलग नाम से क्या है बुलाया जाता है। तो डोंट कंफ्यूज हियर। तो एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आपको डायरेक्टली गैलेक्सी स्कीमा के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा के नाम से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप सिलेबस को गौर से देखते हैं तो वहाँ पे गैलेक्सी इस वर्ड का यहाँ पे कोई भी मतलब आपको गैलेक्सी जो वर्ड है वहाँ पे आया ही नहीं आपके सिलेबस के अंदर। तो वहाँ पे डायरेक्टली क्या नाम से आपको दिया है स्कीमा, फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा के नाम से ही आपको पॉइंट है वहाँ पे। गैलेक्सी स्कीमा ऐसा कोई पॉइंट वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन इसका एक नाम है गैलेक्सी, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने दिया है क्योंकि आपको बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। और आपके सिलेबस के अंदर ये तीन ही स्कीमाज हैं। पहला है स्टार स्कीमा, सेकंड है स्नोफ्लेक्स स्कीमा जो अभी देखा हमने, और थर्ड वाला ये है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, इसको हम बोलेंगे गैलेक्सी स्कीमा। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन से मुझे गैलेक्सी नाम थोड़ा सा आसान लगता है ध्यान में रखने के लिए, और गैलेक्सी से थोड़ा सा एक इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान में इजीली आता है। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है नाम, तो ये नाम भी किस तरह से इजीली आप ध्यान में रख सकते हो मैं आपको हिंट यहाँ पे बताऊंगा कि फैक्ट कॉन्स्टलेशन को किस तरह इस नाम से आप कैसे पूरा की पूरा फैक्ट कॉन्स्टलेशन को ध्यान में रख सकते हैं, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट गैलेक्सी, और इसको दूसरा बोलेंगे फैक्ट कॉन्स्टलेशन। तो इसके पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको पूरा के पूरा स्कीमा का डिजाइन समझ में आता है। जैसे कि स्टार को समझा था, एंड देन उसके बाद आपने किसको समझा था, सेकंड स्नोफ्लेक स्कीमा को समझा था। तो अगर बेसिकली आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर जो बनता है इसका एक थोड़ा सा नहीं आपका स्नोफ्लेक की तरह बनता है, नहीं आपका स्टार की तरह बनता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है एक पर्टिकुलर गैलेक्सी की तरह बनता है, इसलिए इसको गैलेक्सी नाम दिया गया था। गैलेक्सी अलग अलग डिजाइन में स्ट्रक्चर में होती है, एक जैसी गैलेक्सी नहीं है, समझ आ रहा है। अगर आप प्लानिटरी सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज में अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। तो वो जो देखो कि अगर एक गैलेक्सी में देर आर बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर, तो उससे क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है कि अलग, अच्छा स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसका अलग अलग होता है गैलेक्सी का, लेकिन एक गैलेक्सी की तरह स्ट्रक्चर होने के कारण इसको एक गैलेक्सी स्कीमा ऐसा नाम दिया गया है, समझ आ रहा है। और इसको फैक्ट कॉन्स्टलेशन नाम क्यों दिया गया है, फैक्ट कॉन्स्टलेशन नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे क्या है कि अब तक आपने स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा का जब देखा था तो मैंने वहाँ पे आपको बार बार ये पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया था कि यहाँ पे एक ही फैक्ट टेबल है। क्या बोला था मैंने वहाँ पे, देर इज ओनली वन फैक्ट टेबल इन स्टार स्कीमा एज वेल एज इन योर स्नोफ्लेक स्कीमा, दोनों में एक ही फैक्ट टेबल था। बट हियर इन द गैलेक्सी स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा यहाँ पे दो फैक्ट टेबल होते हैं। तो जहाँ पे दो फैक्ट टेबल होते हैं वो कौन होता है, फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा होता है। जहाँ पे दो फैक्ट टेबल आएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा हो जाएगा। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन ये नाम क्यों पड़ा है, फैक्ट ही क्यों है इसके शुरू में, क्योंकि इसमें फैक्ट टेबल दो है, तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, इस तरह से इसका नाम ध्यान में रख सकते हैं। और गैलेक्सी से कैसे ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिजाइन स्ट्रक्चर जो बनता है एक गैलेक्सी की तरह दिखता है, इसलिए इसको गैलेक्सी स्कीमा भी बोला जाता है। और फैक्ट कॉन्स्टलेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो फैक्ट टेबल है, इसलिए इसको बोला जाता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। तो इसे किसी तरह से भी आप इसका नाम क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है इसके अंदर, आपके फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा के अंदर। इसमें नई बात क्या है, यहाँ पे दो फैक्ट टेबल्स होंगे, एक ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे क्या होगा, दो फैक्ट टेबल होंगे इसके अंदर, बाकी कोई भी इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है बाकी स्कीमास की तरह। क्योंकि जहाँ अगर फैक्ट टेबल है तो वहाँ पे डेफिनेटली उसकी कुछ वैल्यूज होंगी, खुद के फैक्ट्स या फिर मेजर्स होंगे, और उसके अंदर दूसरे जो डायमेंशन टेबल्स है जिसके साथ वो रिलेशनशिप बनाएगा फैक्ट टेबल, उनकी कीज भी क्या होगी उसके अंदर होगी, समझ आ रहा है। दो फैक्ट टेबल है, कंसिडर करो दो फैक्ट टेबल है, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि कंसिडर करो दो अच्छे मित्र है, दो अच्छे फ्रेंड्स है,
लेकिन उनके खुद के कुछ दूसरे फ्रेंड्स हो सकते हैं। दो अच्छे फ्रेंड्स हैं लेकिन उनके पर्सनली खुद दूसरे फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर देखेंगे, दो अच्छे फ्रेंड्स के इंडिविजुअल देखेंगे तो उनका खुद का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, जो अपने इंडिविजुअल उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही बनेगा। समझ आ रहा है? तो बाकी दूसरे दोस्तों की जो इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, वो एक एक इंडिविजुअल एक पर्सन के पास ही होगी, दूसरे वाले के पास नहीं होगी। तो वो सेम चीज यहाँ पे होती है आपके फैक्ट ट्रांसलेशन के अंदर। तो यहाँ पे भले ही दो फैक्ट टेबल है, लेकिन वो फैक्ट टेबल जिन जिन डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्ट है, ज्वाइन है, उन्हीं का की किसके पास होगा, उस पर्टिकुलर फैक्ट टेबल के पास होगा। गॉट इट? आपको समझ आ रहा है फैक्ट ट्रांसलेशन में? तो एक ही चीज है। तो जब हम इसका आगे पॉइंट्स लिखेंगे, इसका एग्जैक्टली विद द एग्जांपल स्ट्रक्चर देखेंगे, सेम एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और क्या देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको एक फैक्ट ट्रांसलेशन या फिर गैलेक्सी स्कीमा और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबको अभी यहाँ पे हेडिंग लिखना है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर क्या है, फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा ऐसा नाम है। तो हम यहाँ पे गैलेक्सी स्कीमा हेडिंग नहीं लिखेंगे, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गैलेक्सी स्कीमा, लेकिन हेडिंग क्या देना है आपको, फैक्ट कॉन्स्टलेशन, ब्रैकेट में लिखना है गैलेक्सी, ब्रैकेट क्लोज स्कीमा। एक तो आप उसको फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा बोलो या फिर गैलेक्सी स्कीमा बोलो। तो इसका हेडिंग लिखो आप वहां पे। प्रेजेंटेशन स्टॉप हो गया था, तो मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। सबका हेडिंग हुआ क्या? सबका हेडिंग हुआ है यहाँ पे लिखना। जस्ट सेकंड, यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन विजिबल हो जाएगा आपको। ओके, तो प्रेजेंटेशन विजिबल है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, इसके अंदर अगर आप गौर से देखते हैं तो ये कुछ अलग अलग गैलेक्सीज है, और हर एक जितनी भी गैलेक्सी हमें पता है, तो जितनी भी आइडेंटिफाई हो गई है गैलेक्सीज, उनके कुछ नाम्स है, जैसे कि जेमिनी, कैंसर, टॉरस, एरीज। तो ये जो गैलेक्सी के अलग अलग नाम हैं, जो कि उनके स्ट्रक्चर से उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, देखो स्ट्रक्चर देख लिया, कुछ आइडेंटिफाई हो गई ये गैलेक्सी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उनको नाम दिया गया है, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है। तो हर एक का स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जैसा नहीं है। तो इसी तरह से आपका फैक्ट कॉन्स्टलेशन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक जैसा नहीं होता है, वो भी चेंज होता है। लेकिन एक ही चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, फैक्ट कॉन्स्टलेशन के अंदर यहाँ पे दो फैक्ट टेबल होंगे, तो वो चीज आपको भूलनी नहीं है इसके अंदर। स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे आप, तो देखो आप स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर है हर एक गैलेक्सी का। पता नहीं आपको कौन सी गैलेक्सी अच्छी लगती है, जो गैलेक्सी आपको अच्छी लगेंगी तो वहाँ हम जा सकते हैं। फिजिकली नहीं जा सकते, जस्ट स्वप्न में जा सकते हैं। लेकिन गैलेक्सी दिखने में बहुत ही ऐसा, मतलब ऐसा वेरी ब्यूटीफुल, दिखने में बहुत ही सुंदर होती है गैलेक्सी। बट हमारे फील्ड नहीं हो गैलेक्सीज को देखना या फिर उसके बारे में स्टडी करना। वी आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे जो स्कीमा का स्ट्रक्चर है वो गैलेक्सी की तरह है, इसलिए यहाँ पे हमें गैलेक्सी को थोड़ा सा देखना जरूरी था। So let us continue with the first point here about the fact constellation schema और galaxy schema। ये दो पॉइंट लिख लेते हैं, देन हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे राइट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, a fact constellation has
A fact constellation schema has a fact constellation schema has schema has multiple fact tables. A fact constellation schema has multiple fact tables. Full stop. It is also known as galaxy schema. It is also known as galaxy schema. इसमें मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा भी फैक्ट टेबल्स हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्ट टेबल इसके अंदर नहीं होगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? गैलेक्सी स्कीमा। मैडम, द सेकंड पॉइंट, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द फॉलोइंग डायग्राम शोज two fact tables, TWO, two fact tables. Two fact tables. Namely, namely, sales and shipping. Namely, sales and shipping. Namely, sales and shipping. Full stop. तो अब तक जो हमने स्टार और स्नोफ्लेक्स स्कीमा में देखा था वही एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू किया है, लेकिन वहां पे एक ही टेबल था, फैक्ट टेबल, सेल्स फैक्ट टेबल। लेकिन इसमें अभी शिपिंग फैक्ट टेबल भी ऐड हुआ है इसके अंदर, गैलेक्सी स्कीमा के अंदर, या फिर फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा के अंदर। तो पहले तो आप ये डायग्राम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से, और इसको जो ज्वाइन किया गया है तो इसको केयरफुली करना है आपको, कनेक्ट जो किया है एक टेबल दूसरे के साथ, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से ड्रॉ करो। टाइम लगने दो कितना भी, समय नहीं बचा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ठीक से ड्रॉ करना है आपको, टेक योर ओन टाइम। जब हो जाएगा तो प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। आपको पता है किस तरह से बताना है चैट बॉक्स के अंदर। टेक योर टाइम, ड्रॉ इट।
चलो ठीक है, अगर बाकी बाकी है आपका यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। So have a nice day. Thank you very much. Now all of you left the meeting. Join your next class. Thank you.